बच्चों, आज अपन देखेंगे सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र। सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में सामान्यतः 3 चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, जिसमें पहला है राज्य के कार्य, दूसरा है आर्थिक जीवन को प्रभावित करने वाली राजकोषीय कार्रवाइयाँ और तीसरा है सार्वजनिक वित्त की विषय सामग्री। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं राज्य के कार्य। तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने हमेशा मुक्त अर्थव्यवस्था में अपना विश्वास रखा था और उनका ये मानना था कि सरकार को न्यूनतम कार्य करने चाहिए और अर्थव्यवस्था का संचालन निजी हाथों में सौंप देना चाहिए ताकि मांग और पूर्ति की शक्तियाँ अर्थव्यवस्था को सही तरीके से एक संतुलन के ऊपर हमेशा रखे। लेकिन बाद में समाजवादी विचारक जैसे रॉबर्ट ओवेन आदि ने उत्पादन के साधनों पर सामाजिक होल्ड का यहाँ हम कहें कि सामाजिक सब पूरे समाज के अधिकार की बात की थी। कीन्स ने 1930 की मंदी के हल के लिए सार्वजनिक खर्च की नीति का समर्थन किया था और आधुनिक युग में रेल, सड़क, विद्युत, डाकतार, संचार आदि क्षेत्रों में आधार ढांचा विकसित करने में सरकार की भूमिका मुख्य मानी जाती है। अब अगर हम देखें आज के युग में तो हमारे यहाँ सरकार राज्य के कार्य इतने ज़्यादा बढ़ गए कि कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें उसके जिसे राज्य सरकारें नहीं करती हों। देश की सुरक्षा, न्याय प्रणाली, देशी और विदेशी व्यापार, उद्योग और कृषि, प्राकृतिक साधनों का विध्वंस, प्राकृतिक साधनों का संरक्षण और विकास, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सभी क्षेत्र सरकार के दायरे में या सरकार के राज्य के कार्य के दायरे में आ गए हैं। इससे हमारी सरकार का कार्यक्षेत्र बहुत बढ़ गया है। साम्यवादी विचारधारा पूरी तरह से राज्यवाद पर आधारित है, इसलिए आज का राज्य एक बहुमुखी और बहुआयामी राज्य हो गया है, जिससे सार्वजनिक व्यय का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दूसरा है राजकोषीय कार्यकलापों का आर्थिक जीवन पर प्रभाव। सरकारी कार्यों का आर्थिक जीवन के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ने लगा है। औद्योगिक और विकसित देशों में ज़्यादातर आर्थिक स्थिरता को प्राप्त करने पर बल दिया जाता है, जबकि विकासशील देशों में प्रमुखतः आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। लेकिन इससे भी आर्थिक उतार चढ़ावों को कम करने की समस्या पाई जाती है, जैसा कि विकसित देश भी विकास की समस्या का सामना करते हैं। इसलिए कुल मिलाकर सार्वजनिक वित्त के माध्यम से आर्थिक जीवन को कई तरह से प्रभावित किया जा सकता है, जिसको हम देखें तो सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं साधनों का आवंटन। सार्वजनिक वित्त का संबंध सार्वजनिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों से होता है। सारे काम बाजार के माध्यम से पूरे नहीं किए जा सकते, इसलिए सरकार को सार्वजनिक वित्त के माध्यम से सुरक्षा, न्याय, सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना और उनका संचालन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास आदि के रूप में सामूहिक आवश्यकताओं या सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की व्यवस्था में योगदान करना होता है। सरकार अपने राज्य और खर्च के माध्यम से देश में निजी वस्तुओं और सामाजिक वस्तुओं के अनुपात को निर्धारित करती है। दूसरे शब्दों में हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये बंदूकों और मक्खन के बीच अनुपात को तय करती है। विभिन्न प्रकार की सामाजिक वस्तुओं के परस्पर अनुपात भी सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जैसे देश की सुरक्षा, सड़कों, विद्युत, शिक्षा, चिकित्सा, पब्लिक पार्क आदि पर खर्च का अनुपात तय किया जा सकता है। इस प्रकार सार्वजनिक वित्त के माध्यम से सार्वजनिक वस्तुओं और निजी वस्तुओं में देश के आर्थिक साधनों का आवंटन किया जाता है और ऐसा सभी देशों के अंतर्गत किया जाता है।
दूसरा जो राजकोषीय कार्य है जिसका आर्थिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है वो है आय और धन के वितरण में न्याय की स्थापना करना। निजी और बाजार अर्थव्यवस्था का प्रमुख दोष आय और धन की असमानता माना जाता है। इसलिए सार्वजनिक वित्त के माध्यम से आर्थिक समानता स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए मुख्यतः करों का प्रयोग किया जाता है, जैसे संपत्ति कर, आयकर आदि प्रत्यक्ष करों के माध्यम से धनी लोगों के से अधिक कर वसूल किया जा सकता है ताकि समाज में आय की असमानता कम की जा सके। इसी प्रकार समाज के कमज़ोर वर्ग पर अधिक धनराशि खर्च कर उनको आर्थिक लाभ पहुंचाया जा सकता है। अतः सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय के माध्यम से समाज में आर्थिक विषमता को कम करने का प्रयास किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर सरकार स्वयं भी उत्पादन में भाग ले सकती है। इसके लिए निजी क्षेत्र के उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है या सरकार स्वयं सार्वजनिक क्षेत्र में नए उपक्रमों की स्थापना कर सकती है। तीसरा प्रभाव जो इसका राजकोषीय कार्यों का पड़ता है वो है आर्थिक स्थिरीकरण के प्रयास करना। आजकल अर्थव्यवस्था में तेजी, मंदी, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी जैसे रूप में व्यापार चक्रों की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिलती है। सार्वजनिक वित्त का काम इन उतार चढ़ावों को इन आर्थिक उतार चढ़ावों से अर्थव्यवस्था को मुक्त करना भी माना गया है। मुद्रास्फीति के दौर में मांग को कम करने के प्रयास किए जाते हैं, कर बढ़ाए जा सकते हैं और ब्याज की दरों में वृद्धि की जा सकती है। इसी तरह मंदी और बेरोजगारी की दशा में समग्र मांग को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। इसके लिए ब्याज की दरें घटाई जाती हैं, कर कम किए जाते हैं और सार्वजनिक खर्च में वृद्धि की जाती है ताकि मांग में वृद्धि हो सके। इस तरह सार्वजनिक वित्त के माध्यम से अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के प्रयास किए जाते हैं। चौथा है आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना। सार्वजनिक वित्त का एक कार्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना भी माना गया है। आर्थिक विकासशील देशों में विकास को गति प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र को करों के रूप में राहत और प्रेरणाएं देकर आर्थिक विकास के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। स्वयं सरकार अपने उपक्रम स्थापित करके विनिर्माण में भाग ले सकती है। आधार ढांचे के विकास में निवेश करके विद्युत, सिंचाई, सड़क, रेल संचार, बंदरगाह, हवाई यातायात आदि क्षेत्रों की प्रगति कर सकती है, जिसके बाद में निजी निवेश पूरक के रूप में आगे आ सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र एक दूसरे के पूरक के रूप में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, विभिन्न देशों के बीच आर्थिक एकीकरण व आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए सार्वजनिक वित्त का सहारा लिया जा सकता है। आज का युग हमारे वैश्वीकरण का युग है। इसमें विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण हो रहा है। संपन्न देश अपनी पूंजी विकासशील देशों में लगा रहे हैं। पूंजी का अंतर्प्रवाह विभिन्न देशों के बीच बढ़ रहा है। इस कार्य में सार्वजनिक वित्त का योगदान होता है। साथ में सरकारों की विदेशी निजी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश के बढ़ाने का भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कुल मिलाकर आज हमारा सार्वजनिक वित्त आर्थिक जीवन का केंद्र बिंदु बन गया है। ये हमने देखे थे राजकोषीय कार्यकलापों का आर्थिक जीवन पर प्रभाव। अब तीसरा हम जो देखें वो है सार्वजनिक वित्त की विषय सामग्री। सार्वजनिक वित्त की विषय सामग्री का अध्ययन हम आगे आने वाले अध्यायों में करेंगे, लेकिन यहाँ हम शॉर्ट में इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें सार्वजनिक वित्त की विषय सामग्री में सबसे पहले हम बात करते हैं सार्वजनिक राजस्व की। इस शाखा के अंतर्गत सार्वजनिक राजस्व के विभिन्न स्रोतों, कर के विभिन्न रूपों, करारोपण के सिद्धांत, गैर कर राजस्व के स्रोतों आदि का विश्लेषण किया जाता है। यह सार्वजनिक वित्त का
आधार या उसका एक मुख्य स्तंभ है। इसके सुदृढ़ होने पर ही सार्वजनिक वित्त हमारा स्थिर रह सकता है। इसके कमज़ोर होने पर सार्वजनिक वित्त की सारी प्रक्रियाएं ठप हो जाती हैं। दूसरा है सार्वजनिक व्यय। इस शाखा के अंतर्गत सार्वजनिक व्यय के सिद्धांतों, सार्वजनिक व्यय के उत्पादन, उपभोग और वितरण पर पड़ने वाले प्रभावों का विवेचन किया जाता है। इसके अंतर्गत राजस्व व्यय व पूंजीगत व्यय, योजना व्यय और गैर योजना व्यय, विकासमूलक व्यय और गैर विकासमूलक व्यय एवं प्रतिबद्ध खर्च जैसे कर्मचारियों का वेतन, पेंशन खर्च, ब्याज की देनदारियां आदि और गैर प्रतिबद्ध खर्च आदि शामिल होते हैं। आजकल सरकारी खर्च की भूमिका काफ़ी बढ़ गई है। सरकारें पूंजीगत व्यय, योजना व्यय और विकासमूलक व्यय को बढ़ाने का अधिक प्रयास करना चाहती हैं और राजस्व व्यय, गैर योजना व्यय और गैर विकास व्यय को सीमित करना चाहती हैं ताकि विकास की दर तेज़ की जा सके। तीसरा है सार्वजनिक ऋण। सरकारों को आजकल अपने व्यय की पूर्ति के लिए उधार की व्यवस्था करनी पड़ती है। कर्ज आंतरिक और बाहरी दोनों स्रोतों से जुटाए जाते हैं जिन पर ब्याज की देनदारी बढ़ती है और कर बजट घाटों के बढ़ने की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। भारत में केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर सभी स्तरों पर कर्ज का अत्यधिक भार पाया जाता है, जो कि बहुत विचारणीय विषय है। फोर्थ है इसमें वित्तीय प्रशासन। सार्वजनिक वित्त की इस शाखा के अंतर्गत वार्षिक बजट के निर्माण, व्यय के नियंत्रण, सार्वजनिक राजस्व संवर्धन और कर व्यवस्था आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। आजकल वित्तीय प्रशासन सार्वजनिक प्रशासन के में केंद्रीय स्थान रखने लगा है। इसकी कुशलता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई है। अब हम बात करें सार्वजनिक और निजी वित्त के अंतर की, तो सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत प्राय आय व्यय का वार्षिक लेखा जोखा तैयार किया जाता है और आगे के लिए आय और व्यय के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं। जबकि निजी वित्त में एक व्यक्ति के संबंध में आय व्यय के लेखे जोखे के लिए ज़रूरी नहीं है कि वह 1 वर्ष की अवधि का हो, ये कम भी हो सकता है। प्राय ये मासिक स्तर पर होता है। दूसरा अंतर है सार्वजनिक अधिकारी को विदेशों से कर्ज लेने के अवसर रहते हैं। वह आंतरिक और बाहरी दोनों स्रोतों से ऋण प्राप्त कर सकता है, जबकि निजी व्यक्ति को विदेशी कर्ज प्राप्त करने की सहूलियत नहीं होती है। तीसरा अंतर इनमें है सार्वजनिक अधिकारी के लिए विशेषतः केंद्र को अपने नोट छापकर अधिक करेंसी जुटाने की सहूलियत होती है। ऐसा प्राय घाटे की वित्त व्यवस्था के दौरान किया जाता है, जबकि एक व्यक्ति अपनी करेंसी जारी करने के लिए जारी नहीं कर सकता है। इसलिए व्यक्ति की आमदनी के स्रोत बहुत सीमित होते हैं। चौथा अंतर है सार्वजनिक अधिकारी अपने खर्च के कार्यक्रमों में भावी आवश्यकताओं पर भी ध्यान देता है ताकि उनकी पूर्ति के लिए साधन बचाकर रख सके। एक विवेकशील सार्वजनिक अधिकारी भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए साधनों का वर्तमान उपयोग निर्धारित करता है। लेकिन कुछ सरकारें वर्तमान पर अधिक ध्यान देती हैं, जिससे वर्तमान में आर्थिक साधनों का आवश्यकता से ज़्यादा उपयोग करने से भावी पीढ़ी के लिए साधनों का अभाव उत्पन्न हो जाता है। जबकि निजी व्यक्ति प्राय भविष्य के लिए उतनी चिंता नहीं करते जितनी सार्वजनिक अधिकारी करते हैं। जीवन की अनिश्चितता को देखते हुए व्यक्तियों की अधिक रुचि वर्तमान में होती है और एक सीमा के बाद उनकी रुचि अपने संतान में भी कम हो जाती है। कुछ व्यक्ति भी अधिक विवेकशील होते हैं और भविष्य के लिए अधिक चिंता करते हैं और धनराशि को बचाकर रखने पर जोर देते हैं। पांचवा अंतर इनमें है सरकार आवश्यकता अनुसार घाटे के बजट भी बनाती है ताकि व्यय की आवश्यकताओं को यथासंभव पूरा किया जा सके और देश के विकास में बाधा न पहुंचे।
जबकि व्यक्ति प्राय बचत के बजट को ज़्यादा महत्व देते हैं ताकि वे अपनी सीमित आमदनी से बचत कर सकें और भविष्य में उसका प्रयोग कर सकें। छठा है, सार्वजनिक वित्त का लक्ष्य व्यक्तिगत लाभ नहीं बल्कि सार्वजनिक कल्याण होता है और व्यक्तिगत वित्त का लक्ष्य निजी लाभ को अधिकतम करना होता है। अब कल अपन दूसरा कोई लेसन देखेंगे।